हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे चैप्टर नंबर 2 से। कल हमने 57 क्वेश्चंस तक आपको करा दिए थे। उम्मीद है वो वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को कराएंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। जिंदगी इंतजार जैसी है, जिंदगी इंतजार जैसी है, दूर तक रह गुजर जैसी है। चंद बेसहारा, चंद बेचेहरा, आहटों के सिवा सारी बस्ती मजार जैसी है। रास्ते चल रहे हैं सदियों से, कोई मंजिल गुबार जैसी है। कोई तन्हाई अब नहीं तन्हा, हर खामोशी पुकार जैसी है। जिंदगी रोज का हिसाब किताब, जिंदगी रोज का हिसाब किताब, कीमती शह उधार जैसी है, कीमती शह उधार जैसी है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 58, 57 तक कल आपको करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, टाइप ऑफ लर्निंग इज। तो निम्नलिखित चार ऑप्शन में से, ठीक है, आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन कौन सी लर्निंग के अंतर्गत आएंगी। एक्सीडेंटल लर्निंग, इसका मतलब है अचानक, जैसे आप एक्सीडेंटल लर्निंग होती है। डेलिब्रेट लर्निंग, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर की गई लर्निंग। वोकेशनल लर्निंग, ठीक है, वोकेशनल लर्निंग। या फिर आपका ऑप्शन ए एंड बी। तो जल्दी से बताइए टाइप ऑफ लर्निंग कौन सी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि आप 100% जवाब दोगे। आपसे पूछ रहा है जो आपकी लर्निंग है, ठीक है। तो लर्निंग के आपके टाइप कौन कौन से होते हैं? क्या जो आपका एक्सीडेंटल लर्निंग होता है ये आपका ये भी लर्निंग का टाइप होता है? या फिर आपका जो डेलिब्रेटिंग होता है लर्निंग, ये आपका लर्निंग का टाइप होता है? फिर आपका जो तीसरा ऑप्शन है वेकेशनल लर्निंग, क्या आपकी ये लर्निंग का टाइप होता है? तो आपको जवाब देना, इसका फटाफट जवाब देना। बहुत सही क्वेश्चन आपका। तो मैं देख रहा हूँ करीब यहाँ पे 100% बच्चे किसके साथ जा रहे हैं? तो 100% बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि बोथ ए और बी। यानी जो आपका एक्सीडेंटल लर्निंग है और जो आपका ये डेलिब्रेटिंग लर्निंग है, ये दोनों आपके लर्निंग टाइप होते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ एक्सीडेंटल लर्निंग में कौन सा आएगा आपका और डेलिब्रेटिंग लर्निंग में कौन कौन से आते हैं। तो जो आपका एक्सीडेंटल लर्निंग होता है ये आप किस मेथड के थ्रू करते हो? तो आप ये इसे ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू करते हो। कैसे करते हो आप? ऑब्जर्वेशन जो मेथड आएगा तो ये आपका एक्सीडेंटल लर्निंग होता है, ठीक है। जबकि हम डेलिब्रेटिंग के बारे में बात करें हम, तो जो चीज आप एक तरह पर्पजफुल करते हो, अपने मन से करते हो, पर्पजफुल आएगा तो आप समझ लेना डेलिब्रेटिंग के बारे में बात कर रहा। अगर आपके सामने है ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन आपका एक्सीडेंटल होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका डेलिब्रेटेड लर्निंग होता है, इसके तीन टाइप होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है आपका रोट लर्निंग, ठीक है, यानी जिसको आप रट करके करते हो। दूसरा होता है आपका मैकेनिकल लर्निंग, यानी कि आपको एक तरह से फोर्स करके, ठीक है, यानी कि आप एक तरह से मैकेनिकल के थ्रू एक तरह से। और तीसरा हो जाएगा आपका रैशनल लर्निंग। रैशनल लर्निंग में क्या करते हो? एक तरह से चीजों को लॉजिकल समझते हो, यानी कि तार्किक लर्निंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तार्किक लर्निंग कहते हैं, यानी कि जिसमें आप एक तरह से लॉजिकल चीजों को सीखते हो। एक्सीडेंटल में क्या था? आप वहां पे ऑब्जर्वेशन मेथड की यूज कर रहे थे। डेलिब्रेटिंग में क्या कर रहे थे? आप यहाँ पे पर्पसफुल लर्निंग कर रहे थे, जिसमें आप रोट लर्निंग यानी चीजों को रट के कर रहे थे। चीजों को आप दूसरा मेथड कौन सा? मैकेनिकल लर्निंग, या चीजों को मैकेनिकल थ्रू आप लर्निंग कर रहे थे। और तीसरा आपका रैशनल लर्निंग। रैशनल लर्निंग का मतलब ये होता है कि चीजों को आप तार्किक के माध्यम से आप उसको एक तरह से किसके करते हो? आप उसको तार्किक मेथड से या लॉजिकल मेथड से करते हो। ये होता है आपका रैशनल। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डेलिब्रेट लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर जो लर्निंग होती है उसके अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? रोट लर्निंग। रोट लर्निंग यानी कि जो भी आप चीजें रट कर सीखते हो। मैकेनिकल लर्निंग, ठीक है। उसके बाद है रेशनल। रेशनल का क्या मतलब होता है? तार्किक लर्निंग, यानी कि जो आप अपनी तार्किक क्षमता का यूज करके सीखते हो। या फिर ऑल ऑफ दीज। तो डेलिब्रेट लर्निंग के अंदर क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? ये देखो पहला हमारा कौन सा था? वो लर्निंग था। इसके दो टाइप था, कौन सा था? एक्सीडेंटल था, दूसरा था आपका डेलिब्रेटिंग, ठीक है। तो जो हमारे डेलिब्रेटेड होते हैं तीन टाइप के होते हैं। पहला हो गया रोट लर्निंग, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा हो गया आपका कौन सा? रोटेशन लर्निंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका? इसमें हो गया आपका, तो पहला हो गया आपका रोट लर्निंग। इसके में क्या करते हो? आप चीजों को रट्टा मारते हो और पढ़ लेते हो, ठीक है। ये भी हमारा एक पर्पजफुल लर्निंग होता है। क्या होता है? पर्पजफुल। तीसरा और दूसरा मैकेनिकल, यानी चीजों को आप एक तरह से मैकेनिकल के फॉर्म में। और तीसरा आपका रेशनल, ठीक है। क्या है? रेशनल, यानी चीजों को आप एक तरह से लॉजिकल के फॉर्म में करते हो। कैसे करते हो? लॉजिकल यानी तार्किक के फॉर्म में, ठीक है। तो इसने जिसने भी जवाब दिया उसका ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका रोट लर्निंग। हाँ, अगर आपके सामने आता है यहाँ पे क्या चीज?
ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तो ये आपका एक्सीडेंटल में आता है। किसमें आता है? आपका एक्सीडेंटल में आता है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही सिद्धांत नहीं है। पहले पहचान फिर याद कराएं, सरल से कठिन की ओर पढ़ाएं, फार्मूला बताने के बाद पाठ पढ़ाएं, पहले सिद्धांत फिर थ्योरी बताएं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन मैं सारे करा चुका हूँ, ठीक है। आपने अगर देखा नहीं होगा वीडियो तो वहां पे देख सकते हो। पहला क्या आपका, पहले पहचान करें फिर याद करें। इसका मतलब क्या है? पहले आप उसको रिकॉग्नाइज कराओ, क्या रीऑर्गेनाइज रिकॉग्निशन कराओ उसको, ठीक है। रिकॉग्निशन कराने के बाद आपको क्या करना है? रिमेम्बरिंग कराना है। यानी कि पहले पहचान यानी कि रिकॉग्निशन करेगा वो, फिर उसको याद करेगा यानी रिमेम्बरिंग करेगा। दूसरा क्या? सरल से कठिन की तरफ, यानी पहले उसको इजी बताओ फिर इसको हार्ड की तरफ ले जाओ, ठीक है, डिफिकल्ट की तरफ ले जाओ उसको। तीसरा ऑप्शन क्या करे? फॉर्मूला बताने के बाद पार्ट वन, उसको पार्ट बताइए। यानी कि पहले इसका ये तीसरा ऑप्शन क्या मतलब है? तीसरा ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि पहले आपको क्या करना है? इंपेरिकल टू फॉर्मूलाज, यानी कि हमेशा क्या करना है? हमारा हमें करना है इंपेरिकल टू फॉर्मूला। तो क्या ये चीज है? फॉर्मूला बताने के बाद हमें पार्ट बताना चाहिए? या फिर तीसरा हमारा चौथा ऑप्शन है पहले सिद्धांत, यानी पहले हमें प्रिंसिपल बताना चाहिए फिर हमें बाद में थ्योरी बताना चाहिए। तो आप सेकंड से आप तुरंत इसका जवाब दे सकते हो, इसका क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जवाब थोड़े बहुत अलग अलग आ रहे हैं। इसका गलत कौन सा है आपका? कौन सा प्रिंसिपल आपका गलत है? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। बहुत सही क्वेश्चन है आपका। तो जिसने भी इसका जवाब दिया क्या, तीसरा या सी या डी? तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीब जवाब आपके गलत आ रहे हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ये है कि आपको पहले फॉर्मूला नहीं बताना है, आपको पहले पार्ट बताना है फिर फॉर्मूला। यानी कि क्या चीज है आपका? तीसरा आपका है कि पहले हमारा जो इसका रियल क्या है? रियल आपका ये है कि पहले इंपेरिकल टू फॉर्मूला, यानी पहले आप उसको पार्ट बताओ फिर फॉर्मूला बताओ। जस्ट अपोजिट, यानी क्या? इंपेरिकल टू फॉर्मूला, फॉर्मूला टू इंपेरिकल नहीं, ठीक है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साइकोलॉजी के प्रकार हैं। तो साइकोलॉजी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जनरल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, दोनों। इसका मतलब है जिसमें जनरल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए साइकोलॉजी का प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये देखो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कई बार कराया जा चुका है। साइकोलॉजी के कौन कौन से टाइप होते हैं? जनरल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर बोथ। तो इसका क्या होगा? तो इसका मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं? तो सभी के सभी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, यानी कि बोथ, ए और बी हो जाएगा इसका, ठीक है। जनरल साइकोलॉजी क्या होता है और आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? देखो दोनों में अंतर क्या है। तो आपका एक हो गया जनरल साइकोलॉजी, दूसरा हो गया आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। दोनों में बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। दोनों में बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आप उसका स्टडी करोगे तो हम इसको साइकोलॉजी कहते हैं। जो हमारा जो जनरल साइकोलॉजी होता है इसमें जो बिहेवियर चेंज होगा ये आपके इन्वायरमेंट, आपके आसपास, मतलब कोई भी हो सकता है, इमोशनल की वजह से हो सकता है, आपके इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है। इसके वजह से जो भी आपका बिहेवियर चेंज होगा उसका स्टडी करना आपका जनरल साइकोलॉजी हो गया। जबकि अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो जो आपके एजुकेशन की वजह से, जो आपके स्किल की वजह से, जो आपके एटीट्यूड की वजह से आपके बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है उसका अगर आप स्टडी करोगे तो इस चीज को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जनरल साइकोलॉजी से संबंधित है व्यक्ति के व्यवहार और प्रकृति का अध्ययन, फिजिकल, मेंटल और सोशल, इमोशनल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, कंडीशनल एस्पेक्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए जनरल साइकोलॉजी से क्या संबंधित होता है। तो ये क्वेश्चन शायद कल के क्लास में भी आ चुका है, ठीक है। इसमें दोबारा रिपीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपको जवाब देना है। तो मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। किसके साथ जा रहे हैं? तो सभी के सभी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यक्ति का जो बिहेवियर और प्रकृति के अध्ययन को भी हम क्या कहते हैं? जनरल साइकोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर फिजिकल, मेंटल, सोशल भी आता है, साथ ही साथ इमोशनल, कल्चर, इकोनॉमिक, कंडीशन, ठीक है। ये सब आपका जनरल साइकोलॉजी में आता है। अगर यहाँ पे बात करें जहाँ पे इमोशनल है, कल्चर है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या आता है आपका? क्या चीज आता है? अगर आता है स्किल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, नॉलेज, तो ये किसका होता? फिर होता आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी होता, ठीक है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन किससे संबंधित होता है? शिक्षा के सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, इन दोनों से रिलेटेड होता है, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो आपको क्या पूछ रहा है इसमें, शिक्षा के सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन किससे संबंधित है, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, जो शिक्षा के संबंध में यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, आप उसका स्टडी कर रहे हो, तो ये चीज आपका किसमें आता है, एजुकेशन साइकोलॉजी में, जनरल साइकोलॉजी में, या फिर दोनों में? यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, एजुकेशनल से रिलेटेड, यानी कि जो आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है जिसका आप स्टडी कर रहे हो, ये बिहेवियर किसके वजह से चेंज हो रहा है? तो ये हो रहा आपके एजुकेशन की वजह से। किसके हो रहा? आपके एजुकेशन की वजह से। तो ये किस में होता है? ये होता है आपके एजुकेशन साइकोलॉजी में होता है। किसमें होता है? आपके एजुकेशन साइकोलॉजी में। जनरल साइकोलॉजी में आपके इमोशनल के वजह से, आपके इन्वायरमेंट की वजह से, आपके कल्चर की वजह से आपका ह्यूमन का जो बिहेवियर चेंज होता है, आप उसका स्टडी करते हो। और आपका जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये आपके एजुकेशन की वजह से, आपके स्किल की वजह से, आपके नॉलेज की वजह से आपके बिहेवियर चेंज होता है, आप उसका स्टडी करते हो, तो ये होता है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए दो आवश्यक तत्व हैं, आत्म परीक्षण, इंस्पेक्शन। अवलोकन, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, घर और सामान, अच्छाई और बुराई, या फिर ये सभी? तो ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, एजुकेशन साइकोलॉजी के जो दो मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो आपको कल ही बताया गया था क्वेश्चन। ये देखो दोबारा रिपीट इसलिए इन्होंने किया है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस है, 2018 के पेपर में ये आ चुका है। तो पहला ऑप्शन क्या आपका, आत्म परीक्षण और अवलोकन। आत्म परीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन, और ऑब्जर्वेशन मतलब आपका अवलोकन। तो इसके दो मेन एलिमेंट है, कल आपको बताया गया था, घर और सामान, अच्छाई बुराई, ये कहीं ना कहीं इसके एलिमेंट आपके नहीं है। ठीक है, तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर क्या, डी या बी? ए जल्दी बताओ अभी भी। तो कुछ बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, पर जो डी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन। इसके दो मेन फैक्टर बोल सकते हैं, दो मेन एलिमेंट बोल सकते हैं। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परफॉर्मेंस क्या होगा? स्किल प्लस एटीट्यूड को अगर हम गुणा कर दें नॉलेज से तो आपका बनेगा परफॉर्मेंस। नॉलेज में स्किल जोड़ दें फिर एटीट्यूड से गुणा करें फिर बनेगा परफॉर्मेंस। नॉलेज के साथ एटीट्यूड जोड़ दें और उसको फिर स्किल से गुणा करें तब बनेगा एटीट्यूड परफॉर्मेंस। या फिर स्किल प्लस नॉलेज प्लस एटीट्यूड को हम परफॉर्मेंस कहेंगे। तो ये क्वेश्चन शायद कल हो चुका है। ठीक है, ये कल क्वेश्चन भी आया था। तो इसका जवाब क्या होगा, तो मैं देख रहा हूँ करीब 90% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, एक आधे बच्चे हैं जिनके जवाब गलत आ रहे हैं। ठीक है, जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉलेज को आपने स्किल के साथ जोड़ा और जोड़ने के साथ साथ आपने क्या किया, उसको एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया परफॉर्मेंस। आप मुझे ये बता सकते हो कि जब आप नॉलेज को और स्किल को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ये जवाब लिख सकते हो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला आपका क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन इज। कंसंट्रेशन कैसे बनता है? जब आप किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हो और अटेंशन, आपका अटेंशन बड़ा जबरदस्त हो उस समय, या फिर इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी को जोड़ दे तब बनता है कंसंट्रेशन। इंटरेस्ट है आपको और परफॉर्मेंस आपकी तगड़ी है तो आप तब बनेगा कंसंट्रेशन। या फिर परफॉर्मेंस में अगर कैपेसिटी जोड़ दें तो बनेगा कंसंट्रेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार कराया जा चुका है। ठीक है, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है आपका, इंटरेस्ट प्लस अटेंशन को जोड़ोगे, इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी को, इंटरेस्ट प्लस परफॉर्मेंस को, और परफॉर्मेंस प्लस कैपेसिटी को। तो मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं, तो सभी सभी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। ठीक है, जब देखो क्लास में क्या होती है, मैडम होती है और आपको क्या बोलती है, अटेंशन, यानी क्या करती है, आप वहां पे अपना इंटरेस्ट दिखाते हो। आप ठीक है, आपका अगर रुचि है, आप चीजों पर फोकस कर रहे हो, तो होता है आपका कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट प्लस अटेंशन दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कंसंट्रेशन। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, एटीट्यूड इज। एटीट्यूड किसे कहते हैं? ट्रेनिंग ट्रेनिंग अगला आपका 67। तो अगला आपका क्वेश्चन है, प्रशिक्षण किस कहते हैं किसी विशेष क्षेत्र के लिए आवश्यक ज्ञान व दक्षता के विकास की प्रक्रिया को।
किसी कार्य को करने की इच्छा को, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये देखो सिंपल क्वेश्चन है आपका, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के बारे में बात करें, ट्रेनिंग किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपका जो नॉलेज है और आपकी जो स्किल है आप इसको डेवलप करते हो, इस प्रोसेस को हम क्या ट्रेनिंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या क्या है, किसी कार्य को करने की इच्छा को, यानी जो कोई भी काम कर रहे हो उसका अगर मन है आपका तो क्या हम उसको ट्रेनिंग कहते हैं। तो जिसने इसका जवाब दिया है क्या, सी या ए? तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे सी के साथ जा रहे हैं, पर जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कल भी कराया जा चुका है, किसी एक फील्ड में आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो तो ये आपका ट्रेनिंग हो गया। आप किसी ओवरऑल फील्ड में, पूरे फील्ड में अपने नॉलेज को डेवलप कर रहे हो तो आपका क्या होता है, एजुकेशन होता है वो, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी किसी कार्य को करने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एटीट्यूड। क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। ऑप्शन ए किसका है, ट्रेनिंग का डेफिनेशन है। जो ऑप्शन बी है ये किसका है, तो ये आपका एटीट्यूड का डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन आपका वही है शायद। अगला क्वेश्चन है आपका, एटीट्यूड इज, एटीट्यूड क्या होता है? किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना, पढ़ने की विधि को एटीट्यूड कहेंगे, व्यवहार और ज्ञान प्राप्त करने की विधि को एटीट्यूड कहेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि एटीट्यूड किसे कहते हैं, किसी कार्य करने की जो आपका इच्छा होता है, विलिंग पावर होता है आपका, ठीक है। विलिंग पावर जो होता है, विलिंग पावर को ही हम क्या कहते हैं, किसी कार्य को करने के लिए जो आपकी विल पावर होते हैं, विलिंग पावर होता है, हम उसको एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका तो मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। यानी किसी कार्य को करने के जो आपका मन होता है, विलिंग पावर होता है, हम उस विलिंग पावर को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एटीट्यूड बोलते हैं। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंस्टिंक्ट आत्मबल से संबंधित है। इंस्टिंक्ट क्या किसे कहेंगे आप, ठीक है, यानी कि इंस्टिंक्ट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। कॉग्निटिव आएगा, कॉग्निटिव यानी कि भाव, जो आपका एक तरीके से जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है। अफेक्टिव यानी कि जो आपकी भावना से रिलेटेड होता है। कोनेटिव जिसे हम साइकोमोटर भी बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखो आपका जो ये है ना, आपका क्या है, इंस्टिंक्ट। इसके दो नाम है, एक है नाम आपका आत्मबल जो दिया हुआ, इसका दूसरा नाम क्या है, आत्मबोध। क्या है, आत्मबोध, ठीक है। एक होता है ज्ञान बोध, तो ज्ञान बोध को हम परसेप्शन बोलते हैं, जबकि हम आत्मबल चाहे आत्मबोध को हम क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट बोलते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। तो इसके तीन आपके एलिमेंट बोल सकते हैं, तीन आपके संबंधित है। कॉग्निटिव होता है, इसका अफेक्टिव होता है, और तीसरा तो कॉग्निटिव है। यहाँ पर साइकोमोटर को हम कॉग्निटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके तीनों आपसे, ये तीनों चीज से संबंधित होता है। आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पेपर में ये। अगला क्वेश्चन है आपका, काइनेस्थेसिस सेंसेशन का सेंस ऑर्गन है। इसका मतलब है काइनेस्थेसिस जो सेंसेशन है वो आपका, उसका जो सेंस ऑर्गन है वो कौन सा है। तो सेंस ऑफ पुश पुल एंड प्रेस वाया मसल, यानी कि आप अपने मसल्स के द्वारा क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो। आप अपनी आंखों का यूज कर रहे हो, यानी कि आंख का अगर यूज कर रहे हो तो आंख एक ऑर्गन होगा काइनेस्थेसिस का, नाक होगा, कान होगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा काइनेस्थेसिस का सेंस ऑर्गन होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आपसे बताया गया था कि सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, जो 5 छठा होता है ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का होता है। और कैसे होता है, अगर आपको टचुअल आता, अगर आता होता आपका टचुअल आता आपका, ठीक है, तो आपका स्किन होता, बस अगर टचुअल होता तो, ठीक है। पर यहाँ पे काइनेस्थेसिस के बारे में बात करें, काइनेस्थेसिस जब भी आता आप समझना मोमेंट के बारे में बात कर रहा है, यानी जो आपकी स्किन है, जो आपके मसल, ये कहीं ना कहीं मोमेंट हो रहा है। कैसे मोमेंट हो रहा है, तो ऑप्शन ये देखो क्या कह रहा है, सेंस ऑफ द पुश पुल एंड प्रेस बाय मसल, यानी जो आपके मसल है किसके द्वारा क्या हो रहा है, आपका जो पुल हो रहा, पुश हो रहा, प्रेस हो रहा है, कहीं की जो बॉडी आपकी मूवमेंट हो रही है, जब आपके सामने मोमेंटम आ जाए स्किन का, तो ये होता है आपका काइनेस्थेसिस होता है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। मुझे आप ये बता सकते हो जो ऑप्शन नंबर सी है कान है, इसमें आपका कौन सा सेंसेशन आता है, ओल्फैक्टरी आता है इसका, ठीक है, या फिर आपका गैस्ट्रेटरी आता है, या फिर सेंसेशन आता है, या फिर विजुअल आता है। तो आप बता सकते हो कान के लिए कौन सा सेंसेशन आता है, ठीक है। चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, 2-3 क्वेश्चन आपको और क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञान बोध यानी कि परसेप्शन इज, परसेप्शन क्या होता है। किसी उद्देश्य, अनुभव और आकांक्षाओं के परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया, किसी वस्तु और उसके उद्देश्य को जानने की प्रक्रिया, बाह्य संवेदनाओं को प्राप्त करने और उसकी विवेचना के बाद परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया, या फिर उपरोक्त सभी।
तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, पर कोई दिक्कत नहीं, इतना भी हार्ड ही हिंदी नहीं है, सिंपल है। आप अगर समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया था एक होता है हमारा सेंसेशन, दूसरा होता है हमारा परसेप्शन। सेंसेशन क्या होता है? जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और परसेप्शन जो आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो पहला ऑप्शन वही कह रहा है, किसी उद्देश्य, अनुभव और आकांक्षाओं के परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया। बिल्कुल, जब उद्देश्य आ जाए तो आप समझ जाना परसेप्शन के बारे में बात कर रहा हूं। ऑप्शन बी भी देखो, किसी वस्तु और उसके उद्देश्य को जानने की प्रक्रिया, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तीसरा क्या कह रहा है? बाय संवेदना, यानी कि जो आपके सेंस ऑर्गन को प्राप्त करने की, उसकी वेचना के परिणाम परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया। जब भी आपको रिजल्ट के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये आपका परसेप्शन ही है। पर जो आपको ज्ञान बोध कराए, ठीक है, आपको एक तरह से वो करे, उसका आभास कराए, तो आपका सेंसेशन है, ठीक है। पर आपको रिजल्ट के बारे में बताए तो ये आपका परसेप्शन है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त शब्द उसका बिल्कुल सही जवाब है। सपोज करो कोई आपका सेंस ऑर्गन है, उसने अगर बता दिया चीज ठंडा है गर्म है, तो आपका वो सेंसेशन है। पर उसने अगर बताइए ठंडा है तो कितना ठंडा है, गर्म है तो कितना गर्म है, इसका कलर है तो कितना कलर है, कितना डार्क है, कितना है, तो ये आपका सब आपका होता है परसेप्शन होता है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परसेप्शन से संबंधित है किसी वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करना, प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए परसेप्शन से क्या संबंधित होता है। तो ये देखो, मैंने आपको बताया सेंसेशन क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में पता करता है सब्जेक्ट क्या है, और ये आपके ऑब्जेक्ट के बारे में पता करता है। तो देखो, और कल मैंने आपको बताया दो चीज होता है, एक होता है हमारा प्रतिनिधित्व और एक होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं हम? प्रस्तुतिकरण को हम कहते हैं प्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेटिव बोलते हैं। जबकि हमारा एक प्रतिनिधित्व होता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटिंग होता है। और रिप्रेजेंटिंग कौन करता है? तो करता है हमारा सेंसेशन, जिससे बोलते हैं संवेदना। और प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेटिव कौन करता है? तो ये करता है आपका परसेप्शन, ठीक है। साथ से अगर नॉलेज प्राप्त करने की जो कोशिश करता है, ठीक है, नॉलेज को जो प्राप्त करता है, ये हमारा परसेप्शन होता है। और किसी वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करना, अगर नॉलेज प्राप्त करने की बात करें तो हमेशा परसेप्शन है। बस आपको अगर चीज बताए वो, तो आपका परसेप्शन है। अगर नॉलेज और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा, प्रेजेंटेटिव के बारे में बात कर रहा, तो ये आपका परसेप्शन है। तो जिसने इसका जवाब क्या दिया है? जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इज। इंटरेस्ट क्या होगा? एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जो हमारे ज्ञान को सुनिश्चित करती है। रुचि किसी भी समाहित होने की प्रक्रिया है, यानी कि इंटरेस्ट गतिशील अवस्था में रुचि में इच्छा शक्ति होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको बताया गया था इंटरेस्ट प्लस अटेंशन दोनों मिलता है तो हमारा बनता है कंसंट्रेशन बनता है, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट है कैसा करता है? ये हमारे कानों को सुनिश्चित करता है, प्रवृत्ति को। और दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? रुचि किसी में समाहित होने की प्रक्रिया, ठीक है। और गतिशील अवस्था में रुचि में इच्छा शक्ति होती है। तो ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा प्रॉपर, पर जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आपको कई बार बताया जा चुका है, आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, आपको प्रॉपर और बताएंगे इंटरेस्ट क्या होता है, अटेंशन क्या होता है, सेंसेशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है। तो आपको चीजें और बेटर से समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है, इंटरेस्ट से संबंधित है। रुचि व्यक्ति के हठ और अड़ियल व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। इंटरेस्ट वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, वस्तु का आभास करने की प्रक्रिया होती है, या फिर ये सभी। तो इंटरेस्ट से पूछ रहा है कि इंटरेस्ट से क्या होता है। रुचि व्यक्ति के हठ और अड़ियल व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है, वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, वस्तु का आभास करने की प्रक्रिया होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ करीब बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, पर जो डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है उनका, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ ऐसा जवाब बताने वाला हूँ, शायद आपको झटके भी लग सकते हैं, पर बिल्कुल सही जवाब है उसका, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब बच्चे ज्यादा डी के साथ जा रहे हैं, कोई एक साथ जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप ये ऑप्शन छोड़ दो अभी, ऑप्शन बी देखो, किसी वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। किसी वस्तु से ज्ञान प्राप्त करते हो तो क्या होता है, ये आपका परसेप्शन होता है। क्या होता है, परसेप्शन होता है। किसी वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया परसेप्शन होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। और नीचे देखो, किसी वस्तु का आभास करने की प्रक्रिया, तो किसी वस्तु के आभास करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं कि हमारा सेंसेशन होता है। ऑप्शन जो सी है ये हमारा सेंसेशन है, ये हमारा परसेप्शन है। और जो हमारा ऑप्शन है ये किसी यानी कि रुचि व्यक्ति के हट और अड़ियल व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है उनका। पर कुछ बच्चे मुझे लग रहा है संतुष्ट नहीं है इसका। तो देखो, हमारा इंटरेस्ट दो टाइप के होता है, कुछ हमारे अच्छे कामों के लिए होता है, कुछ हमारे गलत कामों के लिए होता है। तो दोनों मिलकर हमारा इंटरेस्ट होता है। तो जिसमें हट होता है, अड़ियल होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे एक तरह से इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे इसको सेटिस्फाई नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे एक पीडीएफ दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट है। यहाँ पे देखो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको विजुअल हो रहा है इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो आप, ये क्या होता है आपका। प्रेम सर यहाँ पे एक दो लाइन बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेम सर, इंटरेस्ट इज ए साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन विल डिटरमाइन द कॉग्निशन। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो हमारे ज्ञान को सुनिश्चित करती है। इसका मतलब है अगर आपको किसी सब्जेक्ट में रुचि है तो उससे क्या होगा कि आप उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखोगे। दूसरा क्या कह रहा है, किसी इंटरेस्ट इज एन इंक्लाइनेशन टू इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे मतलब की चीज है, जो हमारा ऑप्शन में दे रखा है, वो कौन सा है इसके अंदर? ये सबसे लास्ट वाला, सबसे नीचे वाला देखो, सबसे लास्ट वाला। इंटरेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट का क्या मतलब है? देखो, एक इसको आप उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे आज की डेट में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पबजी खेल खेल के बर्बाद हो रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो क्या है कि उस काम को वो बार बार कर रहे हैं, यानी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या हो गया, लगातार काम को करना। और परसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर आप मना भी कर रहे हो तो भी वो खेल लेगा उस गेम को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट की वजह से क्या चीज उत्पन्न हो रही है, कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट बिहेवियर, जिसे आप क्या बोलते हो, हट और अड़ियल व्यवहार। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ जो हमारा वो होता है ना इंटरेस्ट, ये कैसा होता है, ये डायनेमिक एसेप्ट होता है। कैसे डायनेमिक प्रक्रिया होता है, डायनेमिक शक्ति होता है आपका। ठीक है, तो शायद आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तो मुझे लग रहा है थोड़ा वो सेटिस्फाई हो गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट का डेफिनेशन है। ये किसका डेफिनेशन है, तो ये है आपका किसका, तो ये है आपका परसेप्शन का है, और ये आपका सेंसेशन का है। तो जिसने इसका ऑप्शन ए जवाब दिया था उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉस ऑफ इंटरेस्ट के कारण है। इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट खो चुका है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? चिंता और बुरी आदतें। चिंता मतलब बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो आप, बुरी आदतें यानी कोई गलत हैबिट, रॉन्ग हैबिट पाल रखी है, बैड हैबिट पाल रखी है। पढ़ाई के प्रति आकर्षण के कारण। इसका मतलब है कि कुछ ज्यादा ही आपने पढ़ पढ़ा लिया, उसकी वजह से हो रहा है ये। शारीरिक कमजोरी यानी कि कुछ फिजिकल आपको प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल वीकनेस हो रही है, यानी कि वीकनेस हो रही है आपको, इस वजह से ऐसा हो रहा है। या फिर आपका पहला और सी ऑप्शन, यानी कि ए और सी ऑप्शन सही है। तो जल्दी से बताइए क्या कारण हो सकते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट के? तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए और सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चिंता और बुरी आदतें भी है, और शारीरिक कमजोरी की वजह से कहीं इंटरेस्ट आपका खत्म होगा। पर कुछ बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे, मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी से। तो उनको सेटिस्फाई करूंगा मैं, क्योंकि ऐसे थोड़ी छोड़ सकता है इनको। जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, फिर कैसे मैं मान सकता हूँ। तो यहाँ पर आप सामने देखिए, आपको थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत हो रही हो। तो यहाँ पर हमने आपके सामने आपको बताया जा रहा है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ, इसका मतलब है आप अपना इंटरेस्ट खो सकते हो। और उसके क्या कारण हो सकते हैं? पुअर फिजिक, इसका मतलब है आपकी जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है। फटीक, फटीक का मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हो। फटीक होता है ना, थक जाते हो, बहुत ज्यादा पढ़ लिए थक गए, ठीक है, या बहुत ज्यादा सो लिए थक गए, तो वो होता है फटीक। रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब क्या होता है? रिपल्सन का मतलब होता है कि आप पढ़ाई से दूर भाग रहे हो। ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ पढ़ के उब गए, तो आपका क्या होगा, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, तो इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं होगा। उसके बाद क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि आपके पास फाइनेंशियल जो
दिक्कत है वो चल रही है। उसके बाद है वरी, वरी मतलब चिंता, आप चिंता में डूबे रहते हो। उसके बाद है बैड कंपनी, इसका मतलब है बुरी कंपनी में आप पड़ चुके हो। तो ये कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है। गौरव। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे शारीरिक कमजोरी और जो हमारी बुरी आदतें कहीं न कहीं हमारे इंटरेस्ट को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो अगला आपका क्वेश्चन है, ट्रेनर से कम रुचि के कारण हो सकते हैं। कोई आपको टीचर है, कोई आपका ट्रेनर है, वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन वो जो ट्रेनिंग दे रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा किस वजह से हो सकता है? पढ़ाने का तरीका सही ना होना, इसका मतलब है वो जो ट्रेनर है उसका तरीका सही नहीं है। दूसरा क्या है आपका, कमजोर व्यक्तित्व, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी सही नहीं है। या फिर अपने विषय पर अच्छी पकड़, यानी कि उसकी अपनी अच्छे जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसकी अच्छी पकड़ है, तो आप उसकी जो पकड़ है वो देख के आप ये क्या करें, अरे यार क्या पढ़ना है, ये तो कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। या फिर आपका बोथ ए एंड बी। तो जल्दी से बताइए क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप ट्रेनर से आपकी अरुचि हो जाती है, यानी कि आप रुचि कम हो जाती है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए और बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि कमजोर व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी उसकी वीक है, तो क्या वो करेगा? वो बिल्कुल सही है। बाकी पर्सनालिटी के मतलब, आप पर्सनालिटी का मतलब क्या सोचते हो? उसने बॉडी बॉडी बना लिया, पर्सनालिटी होता है उसको, पर्सनालिटी बोलते हैं इसको। बिल्कुल सही गलत जो सोच रहे हो सही बिल्कुल गलत है। पर्सनालिटी का मतलब होता है एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके बात करने का व्यू कैसा है, दूसरे से उसका बिहेवियर कैसा है, दूसरे से उसका रहन सहन कैसा है, और दूसरे उसको पढ़ाने की टेक्निक क्या है, पूरे एक ओवरऑल डेवलपमेंट को पर्सनालिटी बोलते हैं। बस उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर पर्सनालिटी नहीं कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, अटेंशन इज, अटेंशन क्या होता है? एक ही समय में एक ही विषय पर मन केंद्रित करने की प्रक्रिया, पढ़ाई में ध्यान न लगाने की प्रक्रिया, नाच नाच कर खाने की प्रक्रिया, या फिर चाय पीने की प्रक्रिया। तो अटेंशन किसे कहेंगे? देखो ये क्वेश्चन कल भी करा चुका है। क्लास में मैडम होते हैं, टीचर होते हैं, क्या बोलते हैं? अटेंशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि बेटा जी मेरे ऊपर फोकस करो, मेरे ऊपर ध्यान करो, यानी किसी एक वस्तु पे क्या करते हैं, कंसंट्रेशन कराने के लिए कहते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अटेंशन। तो आप अगर याद नहीं आ रहा तो याद करो, मैडम क्या करती है, कहती अटेंशन प्लीज, यानी कि मेरे ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो आपको चीजें बेटर से समझ में आई होगी। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टाइप ऑफ अटेंशन इज, इसका मतलब अटेंशन के कौन कौन से टाइप होते हैं? जनरल अटेंशन, सिलेक्टिव अटेंशन, या फिर जनरल और सिलेक्टिव दोनों अटेंशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं देख रहा हूँ करीब यहाँ पे कुछ बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, ए के साथ जा रहे हैं और सी के साथ जा रहे हैं। पर आपने जो पीडीएफ पढ़ाने बेटा जी, मैं बता रहा हूँ पीडीएफ वो गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके दोनों टाइप होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा किताबों में लिखा हुआ। इसके दो जो आपका अटेंशन होती है, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जनरल अटेंशन आपका अलग होता है और सिलेक्टिव अटेंशन आपका अलग होता है। तो हमारे अटेंशन के दो टाइप होते हैं, ठीक है। इसका बोथ हो जाएगा। जो आपके पास पीडीएफ है उस पीडीएफ में गलत है इसके आंसर की, उसमें क्या लिखा हुआ आपका सिलेक्टिव अटेंशन है, और ये गलत है। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या है? बोथ, यानी जनरल अटेंशन और सेलेक्टिव अटेंशन, दोनों आपके अटेंशन के दो टाइप है। क्लियर है शायद आपको? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रुचि और ध्यान के संबंध में सही कथन है। रुचि मतलब इंटरेस्ट, ध्यान मतलब कंसंट्रेशन, के संबंध में सही कथन क्या है? रुचि, इंटरेस्ट जो है वो आंतरिक ध्यान का एक कारण है। रुचि एक समय में ध्यान को एक ही वस्तु पर केंद्रित करने की एक प्रक्रिया है। रुचि एक बुद्धिमत्ता पूर्ण ध्यान है, ठीक है। यानी कि रुचि, इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या है, आप एक तरीके से माइंड का यूज करके ध्यान लगा रहे हो, या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कल भी कराया जा चुका है, तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला आपका क्वेश्चन है, हैबिट इज, हैबिट क्या होती है? हैबिट एक स्वाभाविक साइकोलॉजिकल प्रवृत्ति है। समय पर खाना खाने की प्रवृत्ति ही आदत है, यानी कि केवल आपको पेट भरने से मतलब है, ये जो प्रवृत्ति ये एक हैबिट कहलाएगी। टीवी देखने की प्रक्रिया जो है उसे आप आदत कहोगे, या फिर उपरोक्त सभी।
ये क्वेश्चन आपका बहुत सही क्वेश्चन आपका, इसका क्या होगा, आप फटाफट जवाब दो इसको, फिर हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो अभी पिछला क्वेश्चन था ना कि अटेंशन हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको चीजें और विजुअल हो जाएगी। अटेंशन हमारे दो टाइप के होते हैं, ये देखो, पहला हो गया हमारा जनरल अटेंशन और दूसरा हो गया हमारा सिलेक्टिव अटेंशन, यानी कि एक होता है सामान्य ध्यान, एक होता है चुना गया ध्यान। तो हमारे अटेंशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था हमारा, उसका देख लेते हैं फटाफट, हमारा हैबिट क्या होता है, तो प्रेम सर यहाँ बताएंगे, फिर आगे चलते हैं। सर प्रेम सर। तो हैबिट की बात करें तो हैबिट इज ए इनेट साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। इनेट मतलब एक तरीके से स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। ठीक है, स्वाभाविक क्या है, स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, यानी कि आप करते हो, हैबिट है आपकी, बन चुकी हैबिट। हैबिट्स आर फॉर्म्ड व्हेन सर्टेन क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका मतलब है कुछ विशेष गुणों को प्राप्त करने से ही आदत बनती है। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन था उसके अंदर क्या दे रखा था, हैबिट इज ए इनेट साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल गया, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, सही आंसर ए ही क्यों होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति हमारा एक हैबिट होता है। ठीक है, समय पर खाने खाने की प्रवृत्ति आपकी आदत है, हैबिट नहीं है बेटा। जो टीवी देखते हो, क्या टीवी देखने की प्रक्रिया को आप हैबिट बोलोगे, नहीं बोलोगे। तो आपको सिस्टमेटिक तरीके बता दिया गया कि सिस्टमेटिक तरीका हैबिट का मेन डेफिनेशन क्या है, तो आपको चीजें क्लियर है। आप देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आदत के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। कुछ विशेष गुणों को प्राप्त करने से ही आदत बनती है। एक ही कार्य की बार बार पुनरावृत्ति से आदत बनती है। सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये देखो अभी चार ऑप्शन, ये फटाफट अभी आपको प्रेम सर ने बताया था, किसी बात काम को बार बार करते हो तो आपकी हैबिट है, किसी काम को जो विशेष आपके गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उसको अपनी आदत बना लेते हो, ये आपके आदत से बनती है वो। साथ ही साथ जो सीखने के लिए आपको लर्निंग और टीचिंग में आपको जो मेन रोल होता है, किसका होता है, आपके हैबिट का होता है। ठीक है, तो जो हमारा 5S है, 5S में हमारा जो पांचवा एस है हमारा, वही तो करता है सबस्टेंस, बोलता है सबस्टेंस, या भी बोलते हैं उसको हैबिट, यानी चीजों को हम अपने लाइफ में प्रॉपर यूज करते हैं। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है किसी को, या किसी अभी डाउटफुल में है, क्या हो जाएगा इसका। चलो चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे फटाफट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आदत क्या होती है। सुधार का विरोध, दोहराना, एक रूपता, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपके हैबिट के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। सुधार का विरोध करना क्या आपका आदत है, ठीक है, दोहराना, एक रूपता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका क्या होगा, फटाफट आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ करीब यहाँ पे बच्चों को जवाब अलग अलग आ रहे हैं, पर बिल्कुल सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सुधार का विरोध भी होगा इसका, दोहराना भी होगा, एक रूपता भी होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ऑप्शन ए कैसे होगा, तो चलो मैं उनके डाउट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, उनको चीजें और समझ में आ जाएगी होता क्या है वो। प्रेम से। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट्स, इसका मतलब है जो हैबिट्स होती है उसके उसकी क्या खास बात होती है। यूनिफॉर्मिटी, इसका मतलब क्या होता है कि हम एक ही काम को बार बार करते रहते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, हम आज की डेट में इंटरनेट का बहुत यूज कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हमने क्या है, एक प्रकार से आदत बना ली है। उसके बाद है आपका उसके बाद है आपका प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस का मतलब क्या होता है कि तत्पर हो, तत्परता। ठीक है, तत्परता क्या होती है, यानी कि आप उस किसी काम में लगे रहते हो। ठीक है, प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है तत्परता। उसके बाद है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब आप बार बार एक्सरसाइज करते रहते हो। उसके बाद है रेजिस्टेंस टू मॉडिफाई, इसका मतलब है आप कुछ सुधार नहीं करना चाहते। मान लिया आपको पता तो है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन आप उसी काम को बार बार कर रहे हो, क्यों, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन चुकी है। तो शायद आप, फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको शायद यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सुधार का विरोध यानी कि रेजिस्टेंस टू मॉडिफाई, ये कहीं ना कहीं आपके हैबिट ही, आपके हैबिट के ही आपके कैरेक्टरिस्टिक है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस ऑफ, क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना कुछ। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है। स्वयं को सुझाव देने के सिद्धांत से, नई आदत बनाने के सिद्धांत से, बुरी संगत को छोड़ने के सिद्धांत से, या फिर उपरोक्त सभी।
तो मैं यहाँ देख रहा हूँ करीब ये कल क्वेश्चन था ना जिसमें मैंने कहा था कि अपने आप ही इसमें सी ऑप्शन क्रिएट कर लो और बोथ कर लो, वही वाला क्वेश्चन आपको वहां पे कंप्लीट नहीं था, यहाँ पे कंप्लीट है आपका। ठीक है, तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसको ज्यादा समझाने वाली चीज है नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लर्निंग के लिए सही है सिर्फ जानना ही, सीखना नहीं। सीखना एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। सीखना संवेदना का परिणाम है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये देखो सिंपल बहुत क्वेश्चन, आपको मैंने बताया था कि हम लर्निंग किसे कहते हैं, जो आप चीजों को जो सीखते हो बस सीखना आपका लर्निंग नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चीज को आप सीख लेते हो लर्निंग नहीं है, वो आपका लर्निंग हम उसको कभी नहीं मान सकते। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्या कह रहा, सिर्फ जानना ही सीखना नहीं है। आप इस चीज को जान रहे हो, आप सिर्फ कह सकते हो लर्निंग, कह सकते हो नहीं, आप उसे लर्निंग नहीं कह सकते। बी ऑप्शन क्या कह रहा, सीखना एक डायनेमिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिल्कुल सही है भाई, जो हमारा लर्निंग एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, साथ साथ कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और सीखना संवेदना का परिणाम है, यानी कि जो आपका लर्निंग है ये क्या किसका, आपका स्टिमुलस का एक तरह से इफेक्ट है, स्टिमुलस का आपका एक तरह से रिस्पॉन्स है। तो शायद बिल्कुल सही है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त से ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है? हमेशा सरल से कठिन की ओर पढ़ाएं। पहले विशेष फिर सामान्य बताएं। पहले जोड़ना फिर विच्छेदन करना सिखाएं। पहले देखा फिर बिना देखे हुए बताएं। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें आपसे ये कह रहा हूं कि क्या चीज है, टीचिंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए सही नहीं है। देखो हमेशा सरल से कठिन की तरफ, बिल्कुल हमें इजी से डिफिकल्ट की तरफ पढ़ाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। पहले विशेष बताएं फिर हम सामान्य बताना है, क्या सही है, बिल्कुल सही है। पहले जोड़ना फिर विच्छेदन करना, पहले सिंथेसिस फिर हमारा क्या एनालिसिस करना होता है, फिर देखा हुआ विजुअल, फिर उसके बाद अन्य देखा हुआ। तो इसका क्या होगा, जल्दी जवाब दो इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, क्या होगा इसका। तो आप इसका फटाफट जवाब दे सकते हो। मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आने चाहिए। तो क्या होगा इसका, जल्दी फास्ट जवाब दो, क्या होगा इसका। तो इसका जिसने भी जवाब दिया है, क्या चीज इसने जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या कह रहा है ये, चीजों को पहले जोड़ना फिर विच्छेदन करना, बिल्कुल गलत बात है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि क्या करते हैं, पहले हम एनालिसिस करते हैं फिर क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब क्या होता है, हम चीजों को ब्रेक करते हैं, एनालिसिस, उसके बाद हमारा क्या आता है, सिंथेसिस आता है। सिंथेसिस में चीजों को जोड़ना, पहले हम तोड़ेंगे, ठीक है, फिर हम जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर उसके बाद तोड़ेंगे नहीं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। कुछ बच्चे सेटिस्फाई नहीं है तो मैं उनको सेटिस्फाई करता हूँ, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, आपको मैं पीडीएफ दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है आपका, यहाँ पे देखो पहले हम हमेशा यहाँ से कहाँ करते हैं, हम इजी से डिफिकल्ट की तरह कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा ये था। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा, दूसरा ये देखो हमारा क्या था, ऑलवेज टीच फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। हमें कहाँ चलना है, हमें पहले जो चीजों को तोड़ना है फिर हमें जोड़ना है, पहले हमें एनालिसिस करना है फिर हमें सिंथेसिस करना है। ठीक है, उसके बाद हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स तरह बढ़ाना चाहिए। पहले हमें देखा हुआ यानी सीन से अनसीन की तरह, यानी पहले देखा हुआ फिर हमें अनदेखा हुआ पढ़ाना चाहिए। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। इससे पहले एक और क्वेश्चन था, उसमें क्या था, रिकॉग्नाइजिंग से रिमेम्बरिंग की तरफ बढ़ रहे थे उसमें। ठीक है, साथ साथ हमारा क्या चीज था आपका, ये चीज था ना आपका कि पहले हमें पार्ट बताना चाहिए फिर हमें फॉर्मूला बताना चाहिए। उसमें ये क्वेश्चन था ना, उसमें क्या दे रखा था, उसमें उस वाले क्वेश्चन में आपको दिया था कि पहले फॉर्मूला बताए फिर पार्ट बताए। तो ये बिल्कुल गलत जवाब था उसका। क्या होगा, आपको पहले पार्ट बताना है, जो सबसे पहले आपको इंपेरिकल बताना है, इंपेरिकल बताने के बाद आपको क्या बताना है, आपको फॉर्मूले बताने हैं। पहले आपको फॉर्मूले नहीं बताने, इंपेरिकल बताने के बाद आपको फिर फॉर्मूले बताने, यानी कि पार्ट बताने के बाद आपको फॉर्मूले बताना है। तो आपके यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और क्लियर हो गए। ठीक है, ये सारे आपके प्रिंसिपल है। जिसने नहीं देखा, मैंने लेक्चर पहले ले चुका हूँ, तो आप उसको जाकर लेक्चर को देख सकते हो जिसने नहीं देखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी शब्द जो है, जो कि लैटिन शब्द पर्सनल से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? मुखौटा होता है, अनुभव करना होता है।
तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पे बच्चों को, कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, फिर हो रहा तो हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूं, जो आपका मुखौटा लिखा हुआ है, मुखौटा का मतलब होता है मास्क। क्या बोलते हैं इसका? इसका मतलब है आपका मास्क हो गया, ठीक है। तो आप जवाब दे सकते हो पर्सनालिटी, जो शब्द है लैटिन शब्द से लिया गया हो। और जो आपका पर्सनल है, ये पर्सनल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका मास्क होता है, ठीक है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर क्या, ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन में, उनका कंफ्यूजन में थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। तो यहाँ पे या कि देखो, पहले। हाँ यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा हुआ है। जो आपकी पर्सनालिटी शब्द है, ये आपके लैटिन वर्ड है। और पर्सनल है, पर्सनल का मतलब क्या होता है? मास्क होता है, ठीक है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। शायद आपको और कुछ, यहाँ पे देखो पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी चीज में एक तरह से परफेक्ट हो, नहीं। आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, क्या? टोटली ऑफ इंडिविजुअल एक्वायर्ड बाय एवर वंस, यानी कि हर चीज में अगर आप परफेक्ट हो तो आप उसको पर्सनालिटी कहा जाता है। किसी एक फील्ड में हो तो हम उसको पर्सनालिटी नहीं कहते हैं। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला आपका क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी कहते हैं अनुभव के आधार पर प्राप्त की गई संपूर्णता को, पढ़ने की प्रक्रिया को, अच्छे कपड़े पहनने की प्रक्रिया को, या फिर उपरोक्त सभी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हम इसको पर्सनालिटी कहते हैं। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अनुभव के आधार पर प्राप्त की गई संपूर्णता के, संपूर्ण पर्सनालिटी को, संपूर्ण जो एक ओवरऑल जो आपका डेवलपमेंट हुआ, हम उसको पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है। पढ़ने की प्रक्रिया को, अच्छे कपड़े पहनने की प्रक्रिया को हम पर्सनालिटी नहीं कहते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन आपका आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए क्या सही नहीं है। पहले वास्तविक फिर काल्पनिक चीज बताएं, ठीक है। यानी कि पहले आपने कॉन्क्रीट चीज बताई, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट चीज बता रहे हो। पहले याद कराएं फिर पहचान कराएं, पहले अनुभव कराएं फिर सामान्य व्यवहार करें, पहले ज्ञान फिर उसकी दक्षता बताएं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका। तो इसका जवाब क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट दे सकते हो। तो आज अभी मैंने बताया था, इसका जस्ट अभी बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसने इसका जिसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका? पहले याद करें फिर पहचान करें, बिल्कुल गलत बात है। पहले हमारा रिकॉग्निशन होता है ना, रिकॉग्निशन यानी कि पहचान करना, उसके बाद याद कराना यानी कि रिमेम्बरिंग, ठीक है। यानी पहले पहचान कराओ फिर याद कराओ, ठीक है। वास्तविक फिर काल्पनिक, यानी पहले कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है हमारा, ना कि एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। और पहले अनुभव कराए फिर पहले अनुभव करें। हाँ पहले जैसे ये देखो, पहले क्या आपका रियलाइज, उसको रियलाइज करो, ठीक है। फिर उसको क्या करो, एक तरह से उसको, एक तरह से इसको करेक्टराइजिंग करो उसको, या फिर हमको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन। और आपका जो चौथा ऑप्शन है ये क्या कह रहा? पहले ज्ञान, यानी पहले इसमें क्या होगा, पहले आपका क्या होगा, ये कॉग्नेटिव होगा, फिर हमारा क्या होगा, साइकोमोटर। यानी पहले कॉग्नेटिव स्किल बताओ फिर हमें उसको साइकोमोटर स्किल बताना है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है उसका बिल्कुल सही है। अगर आपको थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो हमारा, ये देखो आपका लास्ट ऑप्शन देखो। पहले हमें क्या रिकॉग्नेटिव बताना है, फिर हमें साइकोमोटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे देखो ये हमारा कौन कौन सा हो गया, इससे पहले जो हमारा गलत कौन सा हो रहा था, हाँ ये भी था ना हमारा, कि पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको पहले तो हमारा ये ऑप्शन था ना कि पहले हम चीजों को रिकॉग्निशन करें फिर रिमेम्बरिंग करें, यानी पहले हमें पहचान करना है, पहचान करने के बाद फिर हमको याद कराना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन था ना हमारा ऑप्शन नंबर बी। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, जिसने इसका ऑप्शन जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, पहले हमें ये क्या करना है, पहचान कराना है फिर हमें याद कराना है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही वाक्य है, पहले मुख्य लक्षण फिर छोटा उद्देश्य बताएं, पहले एक एक करके फिर सामूहिक बताएं, पहले चित्र बनाएं फिर तथ्य समझाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका, फटाफट जवाब दो इसका। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। पहले मुख्य बताएं फिर छोटे उद्देश्य बताएं इसको।
ठीक है, एक एक करके बताएं, फिर सामूहिक बताएं, नहीं फिर सामूहिक बताने के बाद एक एक करके बताना है इसको। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाले होते हैं ये प्रिंसिपल, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूंगा, वहां पे आप देख लेना, पीडीएफ भी भेज दूंगा। पहले मुख्य लक्षण बताएं, फिर छोटा उद्देश्य बताएं। इसका क्या हो जाएगा, इसका शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं हो रहा है, इसका ऑप्शन ये कैसे होगा, पहले मुख्य लक्षण फिर छोटा उद्देश्य बताएं। थोड़े से बच्चे कंफ्यूजन है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है वो है ऑलवेज टीच फ्रॉम फैक्ट टू फिगर। इसका मतलब है पहले आप तथ्य बताएं, फिर चित्र बनाकर बताएं। पहले आपने तथ्य बता दिया, ठीक है, यानी कि आपने एक तरीके से प्रिंसिपल बता दिया, उसके बाद आप उसका डायग्राम बना रहे हो। उसके बाद है ऑलवेज टीच फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट, यानी कि पहले निर्धारित तथ्यों को फिर अनिर्धारित तथ्यों को बताएं, ठीक है। उसके बाद है ऑलवेज टीच फ्रॉम एम टू ऑब्जेक्टिव, पहले मुख्य लक्ष्य फिर छोटा उद्देश्य बताएं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस वजह से हमने वो आंसर पिक किया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, पहला ऑप्शन कह रहा था पहले मुख्य लक्षण बताएं फिर हमें छोटा बात बताएं। देखो पहले तो ये पहला मुख्य लक्षण बताएं, मुख्य उद्देश्य, फिर उसका छोटा उद्देश्य बताएं, यानी पहले हमें एम बताना है फिर उसका ऑब्जेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन हमारा ये था। दूसरा ऑप्शन क्या था उसमें, दूसरा ऑप्शन था कि पहले एक एक करके बताएं फिर सामूहिक बताएं। तो यहाँ बिल्कुल गलत बात है यार। ऑप्शन बी यहाँ पे देखो 16 नंबर क्या कह रहा है, पहले सामूहिक बताओ फिर एक एक करके बताओ। पहले हमें क्या बताना है, कलेक्टिव बताना है, फिर हमें इंडिविजुअल बताना है। पहले सामूहिक बताने के बाद हमें एक एक करके बताना है। पर हमारा जो बी ऑप्शन था वो क्या कह रहा था, एक एक करके बताया फिर हम सामूहिक बताएं। ऑप्शन सी क्या कह रहा था कि पहले चित्र बना के बताओ उसके बाद तथ्य बताओ, ठीक है। पर यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले हमें तथ्य बताना है, पहले हमें उसके फैक्ट के बारे में बताना है, फिर हमें फिगर के बारे में बताना है। पर हमारा ऑप्शन सी क्या कह रहा था, पहले फिगर बताओ फिर हमें उसके फैक्ट बताओ। तो बिल्कुल गलत था वो। तो जिसने इसका जवाब दिया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो पहले हमें क्या बताना चाहिए, उसको एम बताना चाहिए, फिर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहिए। पहले हमें उसको सामूहिक बताना चाहिए फिर एक एक करके बताना चाहिए। पहले हमें फैक्ट के बारे में बताना चाहिए फिर हम उसको डायग्राम दिखाना चाहिए। शायद आपको चीजें क्लियर है। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं और आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के लिए सही नहीं है। सीखने के क्रियाकलाप आवश्यक हैं। सीखना पुराने अनुभव पर निर्भर करता है। विद्यार्थी तभी सीखता है जब उसकी सीखने की इच्छा होती है। प्रभावकारी सीखने के लिए सतत आकलन आवश्यक होता है। तो इसका क्या होगा, प्रिंसिपल टीचिंग के लिए सही नहीं है। देखो सीखने के लिए क्रियाकलाप आवश्यक है, बिल्कुल एक्टिविटी चाहिए ना आपको, सीखने के लिए एक्टिविटी चाहिए आपको। तो बिल्कुल सही है भाई ये ऑप्शन। देखो सीखना पुराने अनुभव पर निर्भर करता है। बिल्कुल सर, अगर आपको याद हो तो कल सर ने जो 10:30 बजे क्लास लिया था बताया था पास्ट एक्सपीरियंस का आपका निर्धारित होता है आपका लर्निंग, ठीक है। विद्यार्थी तभी सीखते हैं जब सीखने के लिए तैयार होता है, बिल्कुल सही है। पहला हमारा रेडिनेंस का नियम ये कहता है जब तक सीखने वाला बंदा तैयार नहीं है आप उसको सिखा नहीं सकते हो। पर क्या है, प्रभावकारी सीख के लिए सतत आकलन आवश्यक है। क्या ये सही है, बिल्कुल ये भी आपका बिल्कुल सही है यार। कि आप एक तरह से इफेक्टिव सीख के लिए आप एक उसको कंटिन्यूस आकलन करते हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस चारों ऑप्शन में कोई गलत है इसका, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। इसका अगर देखा जाए तो पांचवा ऑप्शन ई आ जाएगा, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। प्रभावकारी सीख के लिए लर्निंग के लिए हम उसका कंटिन्यूस आकलन करते हैं, उसका आवश्यक है, बिल्कुल ये भी सही जवाब है। तो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका गलत है। इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, जिसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसके सारे आ जाएंगे ये। क्या क्या आ जाएगा इसका, सीखने के लिए क्रियाकलाप, ये भी सही है इसका। सीखने के लिए पुराने अनुभव निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है आपका। विद्यार्थी तभी सीखता है जब सीखने के लिए इच्छा होता है उसका, ठीक है। और प्रभावकारी सीख के लिए एक तरह सतत आवश्यक है, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है इसका। ये भी आता है आपका सीखने के लिए। तो मुझे तो लग नहीं रहा इसमें कोई सही है चाहे गलत है। आप अपना फीडबैक दे सकते हो, जैसे भी होगा हम आपको कल लेक्चर में इसका बताएंगे। पर मुझे इसका चार ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, ठीक है। आप अपना इस बता सकते हो इसका कौन सा गलत हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है, टीचर मस्ट बी के लिए सही नहीं है। मतलब टीचर के लिए क्या सही नहीं है, उसे फ्रेंडली होना चाहिए, उसे विश्वासी होना चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए, यानी कि उसे क्या होना चाहिए, एक तरीके से ईमानदार, संदेहपूर्ण पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए एक टीचर को कैसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको फटाफट जवाब दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कल मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी संदेहपूर्ण पढ़ा रहा है तो इसके लिए मस्ट भी नहीं है। उसके लिए क्या है, मस्ट भी नहीं है। ईमानदार होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिजिकल डिफरेंस में फिजिक्स से संबंधित नहीं होगा। टॉल एंड शॉर्ट, फैट, लीन मतलब दुबला पतला, रोबोस्ट।
तो क्या होगा इसका, आपको फटाफट जवाब देना। देखो जो हमारे होते हैं ना फिजिकल डिफरेंस, ये 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला होता है आपका फिजिक, दूसरा होता है आपका हेल्थ, तीसरा होता है हैंडीकैप, चौथा आपका अपीयरेंस होता है। तो फिजिक से आपका संबंधित नहीं है। तो फिजिक में क्या होता है? आपका टॉल आता है, आपका लंबा हो गया, ठीक है, शॉर्ट ये भी आता है तो बिल्कुल सही है। फैट भी आता है आपका, लीन है, लीन भी आता है। जबकि हमारा जो रोबस्ट है ये किस में आता है हमारा? तो ये आता है किस में? ये है आता है आपका अपेरेंस में, ठीक है। अपेरेंस में नहीं आता, हेल्थ में आता है इसका। किसमें आता है आपका? हेल्थ में आता है आपका। इसमें किसमें आता है? हेल्थ में आता है, जिसमें आप एक तरह से चौड़े हो, स्ट्रॉन्ग हो, गुड हो, ये किसमें आता है आपका? ये आपका हेल्थ में आता है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 92। फिजिकल डिफरेंस में हेल्थ संबंधित नहीं है। फिजिकल डिफरेंस में हेल्थ संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है? रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, गुड एंड नॉर्मल, ठीक है, या फिर आपका ऑर्गन, किससे संबंधित नहीं होगी? तो ये देखो जो हमारे फिजिकल डिफरेंस में जो हेल्थ है, हेल्थ में आपके तीन होते हैं, रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग। अभी बता देना, रोबस्ट पीछे जो था, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग भी आपके हेल्थ में आता है, गुड और नॉर्मल भी आता है आपका, इल भी आता है आपका, ऑर्गन सेंस ये आपका इसमें नहीं आता आपका, ठीक है। ये किस में आता है आपका? आपका ऑर्गन, यानी कि ये हमारे हैंडीकैप में आता है। जिसके किसी भी ऑर्गन में डिफेक्ट पाया जाता है हमारे हैंडीकैप में आता है आपका। तो इसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिजिकल डिफरेंस में हैंडीकैप से रिलेटेड होगा। डिफेक्ट इन एनी ऑर्गन, रोबस्ट, हैंडसम, अगली। तो आप इसका जवाब देखो, फिजिकल हैंडीकैप से संबंधित मैंने बताया था, जो आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उसके किसी एक सेंस ऑर्गन में अगर डिफेक्ट पाया जाता है तो आपके हैंडीकैप में आता है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिजिकल डिफरेंस में अपीयरेंस से रिलेटेड है। अट्रैक्टिव एंड रोबस्ट, फ्रेंड, अगली, या फिर कोई नहीं। आप जवाब दे सकते हो इसका फटाफट। क्या होगा इसका? अपीयरेंस से संबंधित। अपीयरेंस मतलब क्या होता है उसमें? आप कितने हैंडसम दिख रहे हो, कितना आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो, ठीक है। तो ये सब किस में आता है आपका? ये आपका आता है अपीयरेंस में आता है। किस में आता है आपका? अपीयरेंस में आता है। तो इसका क्या जवाब होगा? इसका क्या होगा? इसका कोई बताएगा इसका क्या होगा 94 का? तो यहाँ पे ऑप्शन ये क्या कह रहा है? अट्रैक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल अट्रैक्टिव। अगला पर्सन आया आपका अट्रैक्टिव है, रोबस्ट है, तो ये आपका किसमें आता है? ये आपका ये अपीयरेंस में आता है। फ्रेंड है तो फ्रेंड भी आपका अच्छा हो सकता है। फ्रेंड की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आप फ्रेंड को यहाँ पे हैंडसम के तौर पे कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपका अपीयरेंस में आ जाएगा। अगली अगली मतलब एक तरह से भद्दा दिखता है वो, तो भद्दा दिखने वाला भी एक तरह से उसके रूपरेखा के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में उससे बारे में बात हो रही है, तो ये भी आपका इसमें आता है। चौथा आपका इल है, यानी कि आई डबल एल है। ये क्या है? आई डबल एल, यानी कि इल मतलब क्या? एक तरह से कैसा दिखता है वो? एक तरह से बीमार रहता है वो। कैसा रहता है वो? बीमार रहता है। तो ये आपका जो इल है, आई डबल एल, डी ऑप्शन जो है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया होगा। ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है। किससे है? ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साइकोलॉजिकल डिफरेंस में कॉपरेशन से रिलेटेड होगा। फेलो, ट्रेनीज, इकोनॉमिक्स, टीचर, या फिर फ्रेंड एंड फैमिली। देखो जो हमारे जो डिफरेंस होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेंटल डिफरेंस, एक होता है हमारा फिजिकल डिफरेंस, और तीसरा होता है हमारा साइकोलॉजिकल डिफरेंस। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। साइकोलॉजिकल डिफरेंस भी हमारे 7 टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा अभी लास्ट में, आपको 1-2 मिनट इसके बारे में बता देंगे, पर अभी आप क्वेश्चन फटाफट 4 जवाब दे दो, फिर आपको बता देंगे 5 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो आपका कोऑपरेशन है, तो कोऑपरेशन से संबंधित नहीं है आपका, तो आपको इसको फटाफट जवाब देना। आपको पता नहीं चल रहा होगा होता क्या इसमें, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 95 का जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक, आपका कोऑपरेशन से संबंधित नहीं होता है। इसमें क्या चीज आता है? इसमें है आते हैं आपके फॉलो ट्रेनिज, कुछ ट्रेनिज आ जाएंगे, टीचर आ जाएंगे, फ्रेंड्स आ जाएंगे, फैमिली आ जाएगा। तो ये सब किसमें आता है? ये सब आपका कोऑपरेशन में आता है आपका, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही है। अभी आपको हम एक एक करके डिस्क्राइब करने वाले 96 देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल डिफरेंस में फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं होगा। एजुकेशनल एंड सोशल, फेलो ट्रेनीज, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल, या फिर पॉलिटिकल।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी यानी कि फेलो ट्रेनिस, उसका बिल्कुल सही जवाब है। देखो ये किस में आएगा, तो ये है आपका, ये आपका किसी किसी कोऑपरेशन में आ जाएगा इसका, अभी मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ ये किस में आ जाएगा, ये आपके और भी चीजें आते हैं उसमें आता है आपका। पर अगर मैं बात करूं फैमिली बैकग्राउंड में क्या क्या आता है आपका, तो फैमिली बैकग्राउंड में आपका आ जाएगा एजुकेशनल आ जाएगा, सोशल आ जाएगा, कल्चर आ जाएगा, इकोनॉमिक आ जाएगा, पॉलिटिकल आ जाएगा। ठीक है, कल्चर आ जाएगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन, सोशल, ये सब आपके फैमिली बैकग्राउंड में आते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, बिल्ली से संबंधित सिद्धांत है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी या फिर इमिटेशन थ्योरी। देखो बिल्ली पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपको पता होना चाहिए बिल्ली पे किसने किया था। तो ये किया था आपके, किसने किया था, तो ये किया था आपके ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक साहब ने किया था। अमेरिकन थे ना वो, बिल्ली पे किया था उन्होंने। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। आप बता सकते हो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। फिजिकल डिफरेंस में अपैथी से रिलेटेड नहीं है, फेलो ट्रेनीज, ड्रामा, टीचर एंड फ्रेंड या फिर फैमिली। तो इसमें क्या पूछ रहा, आपका उदासीनता अपैथी से संबंधित नहीं है, तो ठीक है। तो आपके फेलो ट्रेनिज भी आते हैं। ड्रामा, ड्रामा किस में आएगा आपका, ड्रामा आता है आपका सोशल हैबिट में आता है। किसमें आता है आपका, सोशल हैबिट में आता है ड्रामा, यानी सोशल चीज में आता है आपका। फैमिली और फ्रेंड ये भी आता है आपका, और आपका जो फ्रेंड्स है ये भी आपके इसमें आते हैं। तो आपको चीज थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, अभी आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना 98 तक ही रखते हैं इसको। ठीक है, अगला पेज, अगले स्लाइड से हम कल देखेंगे इसके बारे में। जो ये फिजिकल डिफरेंस है ना, ये 5-6 टाइप के होते हैं। प्रेम सर आपको 2 लाइन उसके बारे में बता देते हैं, फिर हम आपसे कल मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर आपको बताने वाले फिजिकल डिफरेंस में आपके कौन कौन से, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन बता देंगे, फिर हम आपसे कल मिलते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल हम देख डिफरेंस। लेते हैं साइकोलॉजिकल डिफरेंस में क्या क्या चीजें, तो हम देख लेते हैं साइकोलॉजिकल डिफरेंस में क्या क्या चीजें होता है। ईर्ष्या करना, तो ईर्ष्या करना में क्या क्या आ जाएगा, फेलो ट्रेनीज, आप किससे जिलस करते हो, तो आप फेलो ट्रेनीज से जिलस करेंगे, फ्रेंड से करेंगे, फैमिली मेंबर से करेंगे। ठीक है, कोऑपरेशन में आपका क्या आ जाएगा, कोऑपरेशन में यानी कि कोऑपरेशन मतलब सहयोग, सहयोग किसके साथ करते हो, फेलो ट्रेनीज के साथ, टीचर के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, इस तरह से ये कई प्रकार के आपको यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। ठीक है गौरव। तो फैमिली बैकग्राउंड में क्या क्या आ जाएगा, फैमिली बैकग्राउंड में यानी कि फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशनल है, सोशल है, कल्चरल है, कल्चरल मतलब कल्चरल एक्टिविटी में बहुत सम्मिलित रहती है, इकोनॉमिकल है, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल है। तो ये आपके क्या होते हैं, ये फैमिली बैकग्राउंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब एक तरीके से जैसे होता है ना कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस आ जाता है। अपैथी क्या होता है, अपैथी में आ जाएगा आपका फेलो ट्रेनीज। ठीक है, अपैथी, अपैथी का मतलब क्या होता है, अपैथी का मतलब होगा कि आप उदासीनता, जो है उदासीनता। उदासीन हो चुके हैं। तो उदासीन आप किससे हो सकते हो, फेलो ट्रेनीज से, अपने साथ के ट्रेनीज से आप उदासीन हो गए, टीचर के प्रति उदासीन हो गए, फ्रेंड के प्रति उदासीन हो गए, फैमिली के प्रति उदासीन हो गए। तो ये आ जाएगा आपका एपैथी में। सोशल हैबिट्स में आपका क्या आ जाएगा, स्पोर्ट्स, ड्रामा, कल्चरल एक्टिविटीज, और एनवायरमेंट में आपका क्या आ जाएगा, टीचिंग, ट्रेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एनवायरमेंट। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको कोई सेशन, कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके और जो भाई बंधु है उनको भी अच्छा सीखने को मिले। तो जाते जाते कुछ पंक्तियां आप सबके लिए, कुछ छोटे सपनों की खातिर, कुछ छोटे सपनों की खातिर बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन नगर ठहरेंगे। वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आंख में घुटकर मरती आंखों की खुददार जवानी। हर मोहरे की मुख व्यवस्था, हर मोहरे की मुख व्यवस्था, चौसर के खाने क्या जाने, हार जीत ये तय करती है आज कौन से घर ठहरेंगे। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होठों में कैद तराने, मंजिल के गुमनाम भरोसे, सपनों के लाचार बहाने। जिनकी जिद के आगे सूरज मोर पंख से छाया मांगे, उनके ही दुर्गम्य इरादे वीणा के स्वर पर ठहरेंगे, वीणा के स्वर पर ठहरेंगे। थैंक यू सो मच।
तो आज के इतना रखते हैं, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहे डाउटफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज लिख सकते हो, और चाहते हो जूम पे इसको अच्छे से और बता दे तो वहां पे आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, जैसे भी आप फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।